नमस्कार, मैं सरस्वती शर्मा, प्रवक्ता डीएलएड टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूं और हमारी आज की चर्चा का विषय है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। अर्थ: मनुष्य अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहा जाता है और मुख के अवयवों के माध्यम से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्व: दैनिक जीवन में सहायक किस प्रकार है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल? जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है। दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है। इसकी सहायता से मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। फिर आता है हमारा व्यवसाय में किस प्रकार सहायक है। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की उन्नति का रहस्य मौखिक अभिव्यक्ति में ही निहित है। जैसे किसी नौकरी के लिए किए गए साक्षात्कार में वह व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं जो अपने भावों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। ज्ञानार्जन में सहायक: मौखिक भाषा ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन है। ज्ञानार्जन के पीछे जो जिज्ञासा रहती है वह प्रश्न रूप में मौखिक अभिव्यक्ति से ही प्रकट होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोलचाल के द्वारा पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर सकता है। जैसे कबीर अनपढ़ थे परंतु उनके पास ज्ञान का असीम भंडार था। व्यक्तित्व विकास में सहायक: मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के विकास का सहज व सुविधापूर्ण साधन है। व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकास तभी संभव है जब वह अपने मन की बात दूसरों के सम्मुख प्रकट कर सके। मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता के बिना शिक्षक का व्यक्तित्व बिल्कुल अधूरा है। अतः व्यक्तित्व के विकास के लिए मौखिक अभिव्यक्ति उतनी ही आवश्यक है जितना स्वयं हमारा जीवन। अच्छे वक्ता के गुण: यदि व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति में कोई त्रुटि हो या वक्ता तथा श्रोता दोनों वांछित भाव ग्रहण नहीं कर पाते तो मौखिक अभिव्यक्ति से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। बालक को भाषा प्रयोग में कुशल बनाना अध्यापक का दायित्व है। इसके लिए अध्यापक को यह जानना जरूरी है कि उसे छात्र को एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए उसमें किन किन गुणों का विकास करना चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं। पहले आता है शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। यदि वक्ता द्वारा वर्ण, शब्द या वाक्य का अशुद्ध उच्चारण किया जाएगा तो वह हंसी का पात्र बन जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रोता द्वारा सही भाव ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः शुद्धता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सेकंड है स्पष्टता। बोलने में स्पष्टता का गुण अपेक्षित है। जो भी बात कही जाए वह स्पष्ट होनी चाहिए। एक अच्छा वक्ता वह है जो घुमा फिराकर बात ना करके सीधे शब्दों में अपनी बात कह दे। सेकंड आता है स्वाभाविकता। बातचीत में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत में बनावटीपन होगा तो श्रोता वक्ता की बात को एकाग्रतापूर्वक नहीं सुनेगा तथा रुचि भी नहीं लेगा। फिर आता है गतिशीलता। एक अच्छे वक्ता की भाषा में उचित प्रवाह होना चाहिए। उसकी गति न अधिक मंद हो और न ही उसके बोलने में आवश्यकता से अधिक तीव्रता हो। उचित गति व प्रवाह का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। बोलते समय विराम चिन्हों का पूरा प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्रमबद्धता। एक अच्छा वक्ता बोलते समय विचारों को क्रमबद्ध तरीके से व्यक्त करता है। वह इस प्रकार बोलता है कि हर विचार आगामी विचार का आधार बनता जाता है। क्रमबद्धता का श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही वक्ता में आत्मविश्वास भी आता है। शिष्टता। एक अच्छे वक्ता को किसी के साथ वार्तालाप करते समय सामाजिक शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। उसे बोलते समय कभी भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
इसके बाद अब हमारा आता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां। हम सब जानते हैं कि बालक अनुकरण द्वारा भाषा का प्रयोग स्वतः ही करने लगता है, परंतु विद्यालय में औपचारिक रूप से इस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। मौखिक कार्य ही भाषा शिक्षण का मुख्य आधार होता है। मौखिक भाषा के बिना सीखना और सिखाना दोनों ही असंभव है। अध्यापक निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके मौखिक योग्यता को विकसित कर सकता है। पहला आता है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन के माध्यम से शिक्षक छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकता है। शिक्षक पहले स्वयं अनुच्छेद का वाचन करता है, फिर कक्षा में छात्रों से सस्वर वाचन कराता है। इससे छात्रों का मौखिक अभिव्यक्ति का संबंधी संकोच दूर हो जाता है तथा उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए प्रश्नोत्तर विधि सर्वोत्तम है। कक्षा में पठित पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों का उत्तर छात्र पूरे वाक्य में दे। यदि प्रश्नों का उत्तर गलत है तो उनको सहानुभूतिपूर्वक ठीक कराया जाना चाहिए। प्रश्न कक्षा के अधिकांश बच्चों से पूछे जाने चाहिए। थर्ड आता है बाल गीत और कविताएं। छोटे बच्चों की बाल गीत और कविताओं में अधिक रुचि होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को कविता याद करने के लिए उत्साहित करे तथा किसी समारोह आदि में उचित हाव भाव, आरोह अवरोह तथा अंग संचालन के साथ सुनाने का अवसर प्रदान करे, जिससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सके। कहानी। छात्र कहानी में सबसे अधिक रुचि लेते हैं। वे घर परिवार में दादा दादी, नाना नानी से कहानियाँ सुनते आए हैं तथा दूरदर्शन से भी कहानियाँ सुनते हैं। अध्यापक छात्रों को अपने आप भी कोई कहानी सुनाकर उन्हें कहानी कहने के लिए कहे। इससे छात्रों में श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति दोनों कौशलों का विकास होता है। इसी प्रकार किसी घटना, व्यक्ति या स्थान का विवरण या वर्णन भी छात्रों से सुना जा सकता है। अंताक्षरी। कविता वाचन तथा कविता को कंठस्थ करके छात्रों से अंताक्षरी प्रतियोगिता कराई जा सकती है। इससे छात्रों में कविता के प्रति रुचि जागृत होती है तथा उनमें आत्मविश्वास के गुण आते हैं। वाद विवाद। वाद विवाद में पूर्व निर्धारित विषयों पर विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें पक्ष तथा विपक्ष में विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें छात्र विषय वस्तु को तैयार करते हैं तथा दूसरे पक्ष के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इससे मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ श्रवण कौशल का विकास भी होता है। अध्यापक कक्षा के स्तर पर तथा विद्यालयी प्रतियोगिता में भी इसका प्रयोग करा सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति दोष, कारण, निवारण व उपचार। शारीरिक दोष। शारीरिक दोषों के निवारण के लिए शिक्षक छात्रों की शारीरिक जांच करा सकता है। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। शारीरिक दोषों के लिए चिकित्सक से परामर्श लिया जाना चाहिए। दूसरा आता है मानसिक दोष। भय, चिंता, संकोच, हीन भावना आदि के कारण अशुद्ध बोलने वाले बालकों के इन कारणों का निवारण करना शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक प्रयास करे कि कक्षा में भय का वातावरण न बनाए, बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। शिक्षक का व्यवहार बालकों को मानसिक रूप से सबल बनाकर उनके उच्चारण को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन प्राथमिक कक्षाओं से उच्च कक्षाओं तक चलता रहना चाहिए। कक्षा सभा, बाल सभा, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के अवसर पर सार्वजनिक भाषण, नाटक आदि के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के अवसर प्रदान होते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन को संचयी वृत्त पत्र में अंकित करने की आवश्यकता होती है। यदि मूल्यांकनकर्ता एक से अधिक हो
तो प्रत्येक गुण के निरीक्षण के लिए अंक निर्धारित किए जाने चाहिए तथा सभी के अंकों का योग करने के बाद उसकी औसत निकाली जानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विषय पर। हम फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।